मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि क्वीन के आगे सर झुका के माफी मांग रही थी और उसे पनिश ना करने के लिए कहती है। लेकिन क्वीन उसके ऊपर गुस्सा करती है और चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें पनिशमेंट तो मिलकर रहेगी, और जोर जोर से हंसने लगती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी की फीमेल लीड शुई है, जो कि महारानी से माफी मांग रही थी। और वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वो कितनी भी माफी मांग ले, कितनी भी मिन्नतें कर ले, पर ये कमीनी रानी उसे कभी भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर वांग है, जिसने किंग के साथ शादी करने के लिए उसे और उसकी माँ को मार दिया। बल्कि वांग की माँ एक मिस्ट्रेस थी जिसने उसके डैड को फंसाकर उससे शादी कर ली, और अब उसकी जगह लेने के लिए वांग उसकी मॉम और उसे जान से मार देती है, ताकि किंग लू फैमिली में शादी किए हुए वादे को पूरा करने के लिए वांग से शादी कर ले। और वांग इतना से भी उसका दिल नहीं भरता, इसीलिए वो सब जगह ये खबर फैला देती है कि सुई का ना जाने कितने लोगों के साथ चक्कर चल रहा था और वो एक कैरेक्टर लेस लड़की है। और ऐसे ही वांग एक रानी बन जाती है और वो सुई और उसकी मॉम को भी ठिकाने लगा देती है। और अब सुई को अपनी पुरानी मेमोरी याद आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसका रीबर्थ एक मेड की बॉडी में हुआ है, और वो अब किसी भी कीमत में वांग को जीतने नहीं देगी और उससे अपनी मौत का बदला लेगी। वहीं वांग गुस्से से बानी के ऊपर ठंडा पानी गिरवाती है और उसके पूरे कपड़े निकाल देती है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करती है। वहीं बानी खुद से प्रॉमिस करती है कि वो हर कीमत पर वांग को सबक सिखाएगी। वहीं दूसरी तरफ उसे याद आता है कि कैसे उसने किंग की जान बचाई थी और उसे दवाई पिलाई थी, जबकि उसकी जान इतनी खतरे में थी। और ये बात वांग को पता चल गई थी, इसीलिए वो सुई को टॉर्चर कर रही थी कि वो कैसे किंग के क्लोज जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं, जो कि सुई का ही एक कपड़ा लेकर देख रहा था, क्योंकि उसे याद था कि उसकी एक लड़की ने जान बचाई थी और ये कपड़ा उसी का है। वो उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन वो लड़की उसे अभी तक मिली नहीं थी। कि तभी वो अपने बटलर के साथ अपने किसी काम से महल के बाहर जा रहा था कि तभी उसकी नजर सुई पे पड़ती है, जिसे वांग बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी। और वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। और वो उधर जाकर देखता है, वहीं वांग किंग को देखते ही बहुत ज्यादा सीधी बनने लग जाती है और वो कहती है कि इस मेड ने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए वो उसे पनिश कर रही है। वहीं किंग जैसे ही सुई को देखता है कि वो ठंड में कितनी बुरी तरह से कांप रही है, तो वो उसे अपना जैकेट निकाल कर उसे उड़ा देता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। और फिर वो वांग पर गुस्सा करता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है किसी के साथ, और फिर वो सुई को संभालता है और उसे अपने साथ उठाकर वहां से लेके जाने लग जाता है, जिसे देखकर तो वांग का गुस्से से खून खोल जाता है कि किंग ने उसे इग्नोर कर दिया और एक 2 कौड़ी की नौकर का इतना सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ किंग सुई को अपने कमरे में ले आता है और बटलर को वहां से जाने के लिए कहता है कि वो राजमाता से अभी नहीं, बाद में मिलेगा। और फिर वो सुई का ध्यान रखने लग जाता है और उससे पूछता है कि वो अभी ठीक तो है ना। और वहीं सुई काफी ज्यादा घबरा रही थी, क्योंकि उसे अपनी मदर की याद आ रही थी कि कैसे वांग ने बेरहमी से उसे और उसकी मॉम को मार दिया था। और वो मन ही मन कहती है कि मैं उस वांग से बदला तो लेकर ही रहूंगी, और उसके लिए मुझे किंग की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना किंग के मैं उसे नहीं हरा सकती। और फिर वो किंग के क्लोज जाने लगती है और वो उसे थैंक यू करती है खुद को बचाने के लिए। और वहीं किंग भी सुई को इतना ज्यादा क्लोज देखकर उसके क्लोज आ जाता है और उसे किस करने लग जाता है, और इसी के साथ वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग सुई का सारा गुस्सा अपनी नौकरानियों पर उतार रही थी और उन्हें काफी ज्यादा मार रही थी और उन्हें टॉर्चर कर रही थी। वहीं नौकरानियां उससे माफी मांग रही थी और उसे कह रही थी कि वो उसके लिए पूरी तरह से लॉयल रहेंगी। वहीं हम दूसरी तरफ किंग को देखते हैं, जो अभी सुई के साथ था और उसने अब उसे अपनी कंकुबाइन बना लिया था, और अब सुई उसी के साथ रहने वाली थी। और वो काफी खुश थी कि अब वो किंग के इतना क्लोज है और जल्द ही वो वांग को भी हरा देगी और उससे अपना बदला ले लेगी। वहीं किंग सुई को गले लगा लेता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, जिससे सुई को थोड़ा बुरा भी लगता है कि वो अपने बदले के लिए किंग को यूज कर रही है, जबकि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करने लगा है। और सुई मन ही मन किंग से माफी मांगने लग जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं, जो कि आराम फरमा रही थी और उसकी नौकरानी उसके पैर दबा रही थी और उसे वो बताती है कि कैसे किंग सुई के बहुत ज्यादा क्लोज जा रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो वो उससे ज्यादा प्यार करने लग जाएंगे। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो प्लान बनाती है कि वो सुई को अपने रास्ते से हटाकर रहेगी, इसीलिए वो अपनी नौकरानियों को बोलकर सुई को खाने पर बुलाती है। और वहीं हम सुई को देखते हैं, जो कि अपनी सर्वेंट के साथ बैठी कुछ बातें कर रही थी कि तभी उसके पास वांग की मेड्स आ जाती हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वहीं सुई भी जानती थी कि वो लोमड़ी कुछ ना कुछ तो जरूर अपने दिमाग में खिलाई पुलाव बना रही होगी और उसे फंसाने की प्लानिंग कर रही होगी, लेकिन वो भी जानती थी कि उसे कैसे बचना है, इसीलिए वो उसके पास पहुंच जाती है।
वहीं वांग तो काफी ज्यादा सुई से मीठी मीठी बातें कर रही थी और उसे कहते कि हम तो अब बहनें हैं और अब हमें साथ में रहना है, और उसे वो ड्रिंक ऑफर करती है जिसके अंदर उसने कुछ नशीली दवाई मिलाई हुई थी और वो उसे पीने के लिए ऑफर करती है। वहीं शुई भी जानती थी कि इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर इस कुर्तिया ने मिलाया होगा, लेकिन फिर भी वो मना नहीं करती और उसे पी लेती है, और उसे पीने के बाद उसके सर में दर्द होने लग जाता है और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। वहीं वांग हंसते हुए कहती है अब आएगा असली मजा, और वो अपनी सर्वेंट से बोलकर उस एक कमरे में ले जाने के लिए कहती है, और वहीं मेड्स भी उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर देती हैं और उसे वहां पर छोड़ देती हैं, और एक बंदे को भी पैसे देकर उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए कहते हैं। और फिर क्या था, वो बंदा भी सुई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ किंग को देखते हैं जिसे सुई ने मिलने के लिए बुलाया हुआ था, और वो वहीं पर आया था जहाँ पर सुई ने उसे इनवाइट किया था, और वो इस जगह पर देखकर कहता है कि सुई अभी तक आई क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम उन चमचियों को देखते हैं जो कि अब वांग के पास चली जाती हैं और उसे बताती है कि उसने जैसा कहा था उसने वैसा कर दिया है और अब वो सुई पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वहीं हम किंग को देखते हैं जो बहुत टाइम तक सुई का वेट करता है, लेकिन सुई उसे अभी तक नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुई को देखते हैं जिसके साथ कोई बंदा था और वो उसके साथ रोमांस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग तो काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए वो अपनी पालकी में बैठकर सुई के कमरे में आ जाती है और बड़े ही रौब से चलते हुए कहती है कि अब मैं उसे बताऊंगी, और वो उसके कमरे में जाकर चिल्लाने लग जाती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। वहीं सुई जैसे ही वांग की आवाज सुनती है जल्दी से आकर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि महारानी आपने मुझे क्यों बुलाया है। लेकिन वो तो उस पर गुस्से से बरस पड़ती है और उस पर चिल्लाती है कि तुम कितनी घटिया और गिरी हुई लड़की हो, तुमने किंग को धोखा दिया है, किसी और आदमी के साथ तुम गुलछर्रे उड़ा रही हो, भी इसी के महल में। वहीं हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बंदा सुई के पास आ रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने सर पे डंडा मार दिया और फिर सुई भी उड़ जाती है और उस बंदे को नीचे पड़ा हुआ देखकर कहती कि अब आएगा असली मजा, और उसे वो ठिकाने लगा देती है और वो अपनी जगह पर बैठ जाती है कि तभी वहां पर किंग आ जाता है और फिर वो एकदम से किंग का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेती है और किंग भी सुई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी। तो वो सुई उसे खुद के क्लोज आने के लिए कहती है और वहीं किंग भी उसे क्लोज आने लगता है कि तभी अब प्रेजेंट का टाइम आता है और वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं। और जब वो बंदा सुई के साथ उसके बेड पे था वो बाहर निकलता है और वो कोई और नहीं बल्कि किंग था, जिसे देखकर तो वांग एकदम से हैरान हो जाती है और वहीं उसकी मेड एकदम से घबरा कर नीचे जमीन पर बैठ जाती है और वो वांग से माफी मांगने लग जाती है कि उसने तो किसी और के साथ देखा था, यहाँ पर किंग नहीं था। वहीं किंग गुस्से से उन दोनों पर ही चिल्लाता है कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। और फिर क्या था, वांग का तो पोपट बन चुका था और वो किंग से माफी मांगने लग जाती है कि उसे इस मेड ने गलत न्यूज दी है। और फिर क्या था, किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो वांग के ऊपर काफी गुस्सा करता है। वहीं सुई किंग को रोकते हुए कहती कि जाने दीजिए, सिस्टर को कोई गलतफहमी हो गई होगी। और फिर क्या था, किंग सुई की बात मान जाता है और फिर वो वांग को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगली बार से ऐसा कोई भी तमाशा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम एक महारानी हो तो महारानी की तरह रहो, ना कि ऐसी बेकार की बातें सुनने के बाद ये पागलों की तरह शोर मचाओ। वहीं वांग किंग को गुस्से में देखकर उससे माफी मांगती है और फिर वो गुस्से से सुई को देखने लगती है जो कि मुस्कुरा रही थी, जिससे वांग को पता चल जाता है कि ये जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं, और उसे काफी गुस्सा आने लग जाता है कि वो उसके जाल में नहीं फंसी, नहीं तो आज वो किंग की लाइफ से पूरी तरह से निकल जाती और वो हमेशा ही महारानी के साथ साथ किंग की लाइफ में और उसके दिल में रहती। लेकिन इस सुई की वजह से किंग उसके क्लोज नहीं आता और किंग उसे इतना ज्यादा लाइक करता है, जिसकी वजह से वांग काफी ज्यादा गुस्से से चली जाती है। वहीं किंग सुई को अपने साथ वापस कमरे में ले आता है और उसे ये सब फालतू की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देने के लिए कहता है। वहीं सुई भी किंग की बात मान जाती है और उसे सॉरी कहती है कि उसकी वजह से किंग इतना ज्यादा परेशान हो गया। तो किंग उसे मना करता है और कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, गलती सारी उस मेड की है, उसकी वजह से वांग ने यहाँ पर आकर इतना तमाशा किया, नहीं तो वांग भी बहुत अच्छे इंसान है। वहीं सुई को अब समझ में आ गया था कि वांग ने सभी के ऊपर अपनी अच्छाई की पट्टी बांध रखी है, जबकि वो असल में कितनी नीच और गिरी हुई औरत है। वहीं किंग भी सुई के क्लोज आने लग जाता है और इसी के साथ वो लोग सेकेंड नाइट भी स्पेंड कर लेते हैं। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जब किंग की नींद खुलती है तो वो अपने सामने सुई को देखता है जो कि सोते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वो उसके गालों को टच करता है और वहीं सुई भी उठ जाती है और वो किंग को देखकर काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और उसे कल रात की सारी बातें याद आ रही थी और वो काफी ज्यादा खुश भी थी। वहीं किंग सुई को इस तरह से ब्लश करता देख काफी ज्यादा खुश था कि तभी वहां पर उसका बटलर आ जाता है और उसे बताता है कि उसे राजमाता ने बुलाया है और उन्हें बहुत जरूरी काम है। और फिर किंग
सुई को अपना ध्यान रखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। वहीं सुई भी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि किंग उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और साथ ही उसे सैड भी फील हो रहा था कि वो अपने फायदे के लिए किंग का यूज करने वाली है। लेकिन साथ ही उसे वांग की हुई करतूतें याद आती है और उसे काफी गुस्सा आने लग जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर वांग अब अपनी नई चाल चलने की प्लानिंग कर रही थी और वो उस मेड को काफी ज्यादा पनिश करती है और उसके हाथ में चलता हुआ कोयला रख देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से किंग ने मुझे इतना ज्यादा सुनाया है, मैं ऐसे तुम्हें थोड़ा ना जाने दूंगी। और फिर वो अपनी नेक्स्ट प्लानिंग के लिए रुई नाम की एक लड़की को बुलाती है जो कि किंग की अब नेक्स्ट कंकुबाइन बनने वाली थी और उसे पता था कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और वो सुई को अपने रास्ते से हटाने के लिए इस बार रुई का इस्तेमाल करने वाली थी। वहीं रुई भी देखती है कि महारानी ने उसे खुद से ही बुलाया है अपने काम के लिए। वो काफी खुश होती है और उससे पूछती है कि उसे किसका क्या काम करना है और वो उसका काम करने के लिए तैयार है। उसके बाद क्या था, वांग रुई को अपनी प्लानिंग में शामिल कर लेती है और उसे बताती है कि उसे सुई को अपने रास्ते से हटाने का काम करना है। साथ ही वो किंग से बोलकर उसे इसकी सबसे प्यारी कंकुबाइन भी बना देगी। वहीं हम दूसरी तरफ सुई को देखते हैं जो कि अपने रूम में तैयार हो रही थी और उसकी मेड उसकी हेल्प कर रही थी कि तभी वहां पर रुई उसे मिलने के लिए आती है और उसे काफी चिकनी चुपड़ी बातें करने लग जाती है। वहीं सुई भी समझ जाती है कि इसे भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि वो चुड़ैल वांग ही होगी जो कि उसे हमेशा ही फंसाने की प्लानिंग करती रहती है। वहीं रुई भी मौके का फायदा उठाकर उसकी महकदान में 2 गोलियां डाल देती है जो कि ड्रग की थी, जिससे कोई भी इंसान अपने आपे को खो देगा और वहीं उसका काम जैसा ही हो जाता है। वो बहाना बनाकर सुई को अलविदा कहकर अपनी प्यारी सी बिल्ली को लेकर चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ राजमाता को देखते हैं जहां पर वांग आई हुई थी और उसने उसे मक्खन लगाते हुए कहती है कि राजमाता आप कैसी और आपकी तबीयत कैसी है, मैंने सुना आप बीमार थी। कि तभी उसकी नौकरानी राजमाता को बताती है कि आप उनकी तबीयत के बारे में पूछ रही हैं बल्कि अपने बारे में भी बताइए ना कि कैसे उस सुई ने आपका जीना हराम कर रखा है। वो एक नौकरानी 2 कौड़ी की होकर उसने आपको कैसे परेशान किया और किंग से बोलकर आपकी कितनी बेइज्जती कराई। वहीं राजमाता ये सब सुनने के बाद काफी गुस्से में आ जाती है और फिर क्या था, वांग भी राजमाता के कान भर देती है सुई के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ राजमाता सभी कॉन्कुबाइन को अपने पास मिलने के लिए बुलाती हैं जहां पर वो सुई को देखती है जिसके खिलाफ तो पहले ही वांग ने राजमाता के कान भर दिए थे कि वो कितनी ज्यादा नीच और गिरी हुई लड़की है। और फिर क्या था, बाकी कॉन्कुबाइन भी सुई के बारे में बुरा भला बोल रही थी कि वो कितनी ज्यादा गिरी और कैरेक्टरलेस लड़की है, उसने महाराज को अपने झांसे में फंसाया। वहीं रुई भी कहती है कि सच में ये एक नौकरानी थी, हमारे ये स्टेटस की नहीं है और ना ही हमारे बीच में रहने की, उसके बाद भी ये कॉन्कुबाइन बन गई। और फिर सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते। राजमाता भी सुई को पहली नजर में देखकर बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि उसके पहले ही कान भर चुके थे। वहीं वांग अच्छा बनते हुए रुई को डांट लगाती है कि तुम ये कैसे बात कर रही है, तुम्हें ऐसे किसी से बात नहीं करना चाहिए। तभी रुई कहती है कि ऐसे कैसे बात ना करूं, मैंने खुद इसे अपने कमरे में नशीली दवाओं को इस्तेमाल करते हुए देखा है, शायद इसने महाराज को इसीलिए फंसाया है और उसने नशा दिया है। ये सुनने के बाद तो वांग हैरान होने का नाटक करने लग जाती है और वहीं राजमाता काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वहीं वांग तो उन भी अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन राजमाता अब सुई के कमरे की तलाशी लेने के लिए कहती हैं और फिर वहां पर जो नौकरानी थी उसे काफी ज्यादा मरवाती है और पिटवाती भी हैं क्योंकि उसके पास 2 गोलियां मिली थी जो कि लाल कलर की थी। और फिर क्या था, राजमाता तो अब गुस्से से भड़क पड़ती है सुई के ऊपर। वहीं वांग भी अब अपनी अच्छाई का मुखौटा निकालते हुए सुई के ऊपर काफी ज्यादा बरसने लग जाती है और उस पर झूठे इल्जाम लगाने लग जाती है कि तुम कितनी ज्यादा कैरेक्टरलेस गिरी हुई लड़की हो, तुमने किंग को अपने क्लोज लाने के लिए इतना घटिया चाल चली। और फिर वो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और उसे काफी सुनाती है। वहीं रुई भी उसका सपोर्ट कर रही थी और वो सुई पर काफी गंदे गंदे इल्जाम लगाती है और वो सब मिलकर उसके ऊपर काफी कीचड़ उछाल रहे थे कि तभी वहां पर किंग भी आ जाता है और वो सुई को नीचे बैठा हुआ देखता है जो कि काफी ज्यादा रो रही थी और वो माफी मांग रही थी और कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तभी किंग आकर उसे संभालता है और उसे खड़ा करता है और फिर वो पूछता है कि आखिरकार माजरा क्या है। उसके बाद जब उसे पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो जब जांच करने की कोशिश करता है और वो गोलियां देखता है तो वो मेड उसे बताती है कि वो बस खाने वाली मीठी गोलियां, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही कोई गलती की है। उसके बाद क्या, उस गोलियों की जैसी ही जांच होती है सबको सामने सच्चाई आ जाती है कि वो मामूली सी मीठी गोलियां है, ना कि कोई नशे की दवा। उसके बाद क्या था, किंग को सुई के हाथ में जख्म के निशान दिखते हैं और वो उससे पूछता है तो सुई बताती है कि ये किसी और का किया धरा नहीं बल्कि ये रुई का किया धरा है, उसने उसे चोट पहुंचाई है। उसके बाद क्या था, किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग को भी काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका पूरा प्लान चौपट हो चुका था और अब रुई पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब रुई से पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वहीं रुई बार बार वांग की तरफ देख रही थी। वहीं वांग उससे गुस्से की तरफ घूरती है और उसे
आँखों ही आँखों से इशारा करती है कि वो उसे ना फँसाए, नहीं तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। वहीं रूही भी अब किंग से माफ़ी माँगने लग जाती है कि उसने जो भी किया बस जेलसी में आकर किया। उसे काफ़ी ज़्यादा रूही से जलन होती थी, इसीलिए उसने ऐसा किया, उसे प्लीज़ माफ़ कर दिया जाए। वो आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। लेकिन किंग को काफ़ी गुस्सा आता है रूही पर और वो उसे पनिश करने के लिए कहता है कि इस समय कोल्ड हाउस में बंद कर दिया जाता है, नज़रबंद, और तुम्हें बाहर नहीं निकलना दिया जाएगा। वहीं राजमाता भी किंग के फैसले खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कहती है और फिर रूही को पनिशमेंट के तौर पर वहाँ से ले जाया जाता है। और वहीं किंग सुई की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा था, जिससे वांग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि किंग उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है और उसे हमेशा नज़रअंदाज करता है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी उसकी पोजीशन भी उससे छीन जाएगी। उसे काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर सुई अपनी मेट से पूछते है कि वो ठीक तो है ना, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो वो मेट कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके रहते हुए मुझे क्या हो सकता है, बस एक छोटी सी चोट तो है। और वहीं सुई कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारी इस चोट का बदला मैं लेकर रहूंगी और उन सबको सबक सिखाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हम राजमाता को देखते हैं, जिसके पास वांग माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लोगों को उसके कमरे की तलाशी नहीं लेनी चाहिए थी, सारी गलती उस रूही की थी, उसने मुझे भड़काया था और उसकी वजह से मैं उसकी बातों में आ गई। वहीं राजमाता कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा मासूम और प्यारी हो और तुम बहुत ही इनोसेंट हो, इसीलिए उसने तुम्हें अपनी बातों में बहका दिया। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम चिंता मत करो, जल्द ही किंग का बर्थडे आने वाला है, तुम उसे बहुत ही अच्छा गिफ्ट देना, देखना वो तुम पर गुस्सा नहीं करेगा, तुम्हें माफ भी कर देगा। वहीं वांग अब अपने कमरे में आ जाती है और महारानियों की तरह आराम कर रही थी और उसकी एक मेड उसके पैर दबा रही थी कि तभी वहां पर रूही आ जाती है और उसे माफी मांगने लग जाती है कि उसने उसका काम सही से नहीं किया और वो उसे एक मौका दे दे। वहीं वांग गुस्से से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार कोई गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर क्या था, रूही भी खुश हो जाती है और फिर वांग उसे अपने नेक्स्ट प्लान में शामिल कर लेती है। वही हम दूसरी तरफ शुई को देखते हैं, जो कि किंग के बर्थडे के लिए उसके लिए एक पेंटिंग बना रही थी और वो काफी खुश भी थी कि किंग इस पेंटिंग को देखकर काफी खुश हो जाएगा। वहीं मेड भी उसकी पेंटिंग की काफी तारीफ करती है कि उसने सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग बनाई है और किंग इस पेंटिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। कि तभी किंग का बटलर सुई को बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है और वहीं सुई भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि किंग ने उसे अपने बर्थडे के लिए इनवाइट किया है। और फिर वो वापस से जाकर अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी पेंटिंग पूरी तरह से खराब हो चुकी है, किसी ने पूरा पानी का जग उसके ऊपर डाल दिया है और उसे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था कि उसकी इतनी घंटों की मेहनत किसी ने पल भर में बर्बाद कर दी। और वहीं वो मेड भी कहती है कि जरूर इसमें किसी ना किसी की चाल है और उनने जानबूझकर आपकी पेंटिंग खराब करी ताकि आप किंग को गिफ्ट में कुछ ना दे पाओ और सभी लोग आपका मजाक उड़ाए। वहीं हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर राजमाता काफी ज्यादा खुश थी और किंग की सारी कंकुबाइन और महारानी सब पार्टी में आए हुए थे और सब धीरे धीरे करके किंग को उसका बर्थडे गिफ्ट दे रहे थे और साथ ही उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे थे। वांग जल्दी से आकर एक महंगा सा गिफ्ट किंग को देती है और सभी लोग वांग की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि सच में महारानी ने कितना महंगा और कीमती गिफ्ट महाराज को दिया है। सभी लोग वांग की जय जयकार कर रहे थे। वहीं वांग सुई का उतरा हुआ चेहरा देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि वो तो अब गिफ्ट में कुछ भी लेकर नहीं आई होगी, उसकी पेंटिंग भी खराब हो गई है और उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि अब जल्द ही उसका मजाक उड़ेगा और सभी लोग उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। कि तभी अब रूही अपनी बिल्ली को लेकर खड़ी हो जाती है और वो किंग को एक बहुत ही कीमती लाल कलर का पत्थर देती है, जिसके बाद सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि उसने कितना महंगा और कितना प्यारा गिफ्ट दिया है महाराज को। और फिर क्या था, अब बारी आई थी सुई की, जिसके बाद क्या था, स्वांग तो सुई का मजाक उड़ाती है और कहते हैं कि बहन तुम क्या लाई हो महाराज के लिए, जल्दी से गिफ्ट दो। लेकिन वो अपना चेहरा झुकाए खड़ी थी। जिसके बाद क्या था, वांग तो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि तभी रूही सुई की बेइज्जती करने लग जाती है और कहती है कि चाहे तुम भले ही महाराज की कंकुबाइन बन जाओ, लेकिन तुम्हारी औकात एक सर्वेंट से ज्यादा नहीं है, क्योंकि तुम एक सर्वेंट थी पहले और तुम्हारी औकात भी वही है। और फिर से काफी ज्यादा खिल्ली उड़ाने लग जाती है कि तभी सुई अपनी मेड से बोलकर एक बॉक्स महाराज को गिफ्ट करती है और फिर उस बॉक्स को जैसे ही खोल के देखा जाता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फर वाला एक बहुत ही महंगा और खूबसूरत जैकेट था, जिसे बनाने में न जाने कितने ही टाइम और कितने ही घंटे लग जाते हैं, जिसे जिसे देखकर तो किंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और साथ ही राजमाता भी सुई की गिफ्ट की काफी तारीफ करती है। और वही हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जब रूही की पेंटिंग खराब होने वाली थी और रूही को ये बात पता थी, इसीलिए उसने ये बैकअप प्लान पहले ही बना रखा था। वही किंग गिफ्ट को देखकर काफी खुश था, इसीलिए वो सुई के पास आता है और जब उसके हाथों को देखता है जो जख्मी थे और फिर वो पूछता है तो वो बताती है कि उसने उसकी जैकेट बनाने के लिए
अपने हाथों का इस्तेमाल किया और उसकी वजह से उसके हाथों में ये चोट आ गई, जिससे किंग को काफ़ी बुरा लगता है कि उसके लिए उसने कितनी ज़्यादा मेहनत की। वहीं राजमाता भी जब सुई की ये बात सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और साथ ही उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई थी और वो सुई को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी कि वो कितनी अच्छी लड़की है। कि तभी वहाँ पर रुई की बिल्ली एकदम से सुई के ऊपर हमला कर देती है, जिससे सुई नीचे गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिससे रुई काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो किंग से माफ़ी मांगने लग जाती है। लेकिन उसकी माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं था और फिर क्या, किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रुई को कोल्ड हाउस में हमेशा के लिए बंद करने का ऑर्डर दे देता है और साथ ही वो वहाँ से कभी भी ज़िंदगी में बाहर नहीं निकल सकती है। उसके बाद क्या था, अब रुई के पास कुछ भी नहीं बचा था, वो बर्बाद हो चुकी थी। कि तभी वांग रुई की साइड लेने लग जाती है कि वो सड़क के आधार तो बिल्ली का है, उसने उसकी क्या गलती है। लेकिन किंग उस पर ही गुस्सा करता है और कहता है कि उसने सब कुछ जानबूझकर किया है, तो तुम उसकी साइड लेने की कोशिश मत करो। और फिर क्या था, वांग तो अपने गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुई को भी होश आ जाता है और उसकी मेड उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना। तो सुई उसे बताती है कि वो पूरी तरह से ठीक है और अब वो जल्द ही उस वांग को भी नहीं छोड़ेगी जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया और वो सड़क किया था उसी का ही था। और तभी महाराज का एक फरमान आता है और इस फरमान में लिखा हुआ था कि अब से सुई महाराज की सबसे फेवरेट और सबसे पसंदीदा औरत है और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और साथ ही उसे एक पोजीशन भी दी गई थी, जिससे सुई तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही उसे उस बेवकूफ रुई पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो कितनी ज्यादा बेवकूफ थी। वो वांग की बातों में आकर उसे उसने फंसाने की कोशिश की और अब उसकी ही जिंदगी बर्बाद हो गई। वहीं हम दूसरी तरफ रुई को देखते हैं, जिसकी कोल्ड हाउस में काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी और वो बाहर निकलने के लिए सबसे मिन्नतें कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। कि तभी उसके पास सुई मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आखिरकार वांग के कहने पर उसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और अब उसके साथ ही इतना बुरा हो गया। लेकिन रुई तो उसके ऊपर ही गुस्से से भड़क पड़ती है और कहती है कि मुझे तुम महारानी के खिलाफ भड़काना बंद करो, उनने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम एक मामूली सी नौकरानी हो जो कि मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तुम जानती हो मैं एक रॉयल खून हूँ और तुम मेरी बराबरी कहीं नहीं कर पास होगी। और फिर उसे काफी ज्यादा जलील करने लग जाती है। वहीं रुई भी कहती है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। और फिर वो उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की उसका ही हर्जाना है और जब तुमने मेरी मेहनत खराब की पेंटिंग। और फिर वो वहां से चली जाती है। और फिर जब वो बाहर आ रही होती है कि तभी वहां पर वो वांग को देखती है, जो कि उसे देखकर मुंह बना लेती है और उसे काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से रुई की ये हालत हुई है। तभी सुई को अपनी पुरानी मेमोरी याद आती कैसे इस घटिया औरत ने उसकी जान ले ली थी और फिर उसे बताती है कि जैसे तुमने इस पोजीशन को पाने के लिए खुद की सिस्टर को मार दिया, वैसे ही तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। और फिर वो खींच कर उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिससे वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो उसे चिल्लाती हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने में, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी सुई उसे बता देती है कि वो सब कुछ जानती है उसके बारे में कि उसने ऐसे क्या क्या गलत काम किए हैं और कैसे वो इस रानी की पोजीशन पे आई है। और फिर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो मन ही मन कहती है कि आखिरकार इस दो कौड़ी की लड़की को मेरे बारे में ऐसा सब कुछ कैसे पता, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे तो मुझे अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और फिर वो अपनी नौकरानी को कहती है कि जल्द से जल्द इसका इंतजाम करो, क्योंकि इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। और फिर रात होते ही वांग एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर किंग के पास आ जाती है और उसके क्लोज जाने लग जाती है ताकि वो सुई को उसकी जिंदगी से निकाल फेंके और किंग उसकी साइड हो जाए। लेकिन किंग उसे खुद से दूर कर रहा होता है क्योंकि उसे बार बार सुई की याद आ रही थी। कि तभी वहां पर सुई की एक मेड आ जाती है और वो बताती है कि सुई की हालत बहुत ज्यादा खराब है और काफी ज्यादा बीमार है। और फिर क्या था, किंग जल्दी से वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद वांग गुस्से से पागल हो जाती है और पूरे कमरे को तहस नहस कर देती है और फिर अपनी नौकरानी को मारकर उसके ऊपर अपना गुस्सा उतारने लग जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ किंग को देखते हैं, जो कि सुई के पास आ जाता है। सुई काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो जल्दी से किंग को गले लगा लेती है और फिर किंग भी सुई को शांत करता है और फिर वो दोनों ही साथ में एक अच्छी नाइट प्लान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग का प्लान फेल हो गया था किंग को पटाने का, इसीलिए वो राजमाता को फंसाने के लिए आई थी, मतलब उन्हें अपनी गोलमोल बातों में घुमाने के लिए। और फिर वो उसे चिकनी चुपड़ी बातें करने लग जाती है और उनके बालों में एक बहुत ही प्यारा सा हेयर क्लिप लगाती है और कहती है कि सच में ये हेयर क्लिप कितना सुंदर है। और फिर उसके बालों में लगा देती है, जिससे राजमाता के बालों में वो हेयर क्लिप काफी ज्यादा चुभने लग जाती है। और फिर जल्दी से उस हेयर क्लिप को निकाल कर देखने लग जाती है और बताती है कि इसमें कितने सारे कांटे लगे हुए हैं। और फिर वांग हैरान होने का नाटक करते हुए कहते हैं ये क्या कह रही हैं आप, ये हेयर क्लिप तो मुझे सुई ने दी थी, कहकर कि ये मेरे बालों पर
काफ़ी अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे ये इतनी पसंद आई कि मैं ये आपके लिए लेकर आ गई। ये सुनकर तो राजमाता काफ़ी गुस्सा होती हैं, क्योंकि उन्हें इस हेयर क्लिप में कुछ गड़बड़ लगती है और फिर उस हेयर क्लिप की जाँच करवाने के लिए वो एक बंदे को बुलाती है और वो उस हेयर क्लिप की जाँच करके बताता है कि इस ये हेयर क्लिप में बहुत ही खतरनाक ज़हर लगा हुआ है और ज़्यादा लंबे टाइम तक बालों में रखने से ये इंसान की जान भी ले सकता है। ये सुनकर तो राजमाता घबरा जाती हैं कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। हेयर क्लिप में इतना खतरनाक जहर लगाकर जान से मारने की कोशिश की गई है, वो भी महारानी को। और फिर क्या, वहीं हम दूसरी तरफ सुई को देखते हैं, जिसे इन सब बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसके पीठ पीछे वांग क्या चाल चल रही है। और तभी वहां पर वांग आ जाती है और वो सुई के ऊपर हंसते हुए कहती है कि सच में तुम्हारे दिन भर गए हैं, अब तुम जल्द ही इस महल से नहीं बल्कि इस दुनिया से भी उठने वाली हो और किंग की लाइफ से क्या पूरी दुनिया से चली जाओगी। और फिर वो जोर से हंसने लग जाती है और सोई का मजाक उड़ाने लग जाती है कि वो चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन उससे वो कभी नहीं जीत सकती है। और फिर क्या, वो अपने सभी नौकरों को कहती है कि जल्दी से इसकी नौकरानी को पकड़ लो। और फिर क्या, वो जल्दी से आकर वहां पर सुई की नौकरानी को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, ये इल्ज़ाम लगाकर कि उसने उसकी हेयर क्लिप में ज़हर लगाया है। और फिर वो अपने साथ सुई को भी ले जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी ज़हर लगाने का पूरी तरह से इल्ज़ाम था और राजमाता को जान से मारने का। वहीं सुई ये सारे झूठे इल्ज़ाम खुद के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मानती और वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूँ और मैं अपनी बेगुनाही साबित करके ही रहूंगी। वहीं वांग गुस्से से कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, इस बार तुम पूरी तरह से फंसोगी। और फिर सुई को राज दरबार में ले आया जाता है, जहाँ पर राजमाता तो पहले ही सुई के ऊपर भड़की हुई थी और उस पे काफी गुस्सा थी उस जहर की वजह से। वहीं सुई इस इल्जाम को मानने से साफ मना कर देती है और राजमाता को बताती है कि इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी, ताकि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।